प्रणाम दोस्तों, मैं सखा आप सबको रजनीशपुरम के बनने की खुशी में बधाई देता हूं। आप सबको बधाई देता हूं और अपने आप को थोड़ा सा और जिम्मेदार महसूस करता हूं कि मुझे इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाना है। कई कटु अनुभव हैं जीवन के, जब मैंने कुछ ऐसे करने की कोशिश की तो उनसे बहुत कुछ सीखा है, समझा है, अपनी गलतियों पे काम किया है और एक बार पुनः प्रयास कर रहा हूँ उस सपने को साकार करने के लिए जो केवल मेरा नहीं, जो आपका नहीं, हर उस आध्यात्मिक व्यक्ति का है जो अपने आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ एक ऐसा माहौल भी चाहता है, एक ऐसी जगह चाहता है जहाँ पे उसके जैसे दीवाने उसे थोड़े से और मिलें। तो उसका शुरुआत हो चुकी है रजनीशपुरम के रूप में। और एक और सूचना है, वो ये है कि निर्माण कार्य का तो आरंभ जगह का शुरू हो गया है, लेकिन केवल निर्माण से ही सब कुछ नहीं होता। कहते हैं कि मूर्ति को स्थापित करने से पहले उसमें प्राण प्रतिष्ठा का किया जाना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले कि आश्रम के मेडिटेशन हॉल की तरफ या वहां पे और जो कीमती चीजें होती हैं आश्रम के लिए, जिसमें लोगों के रहने की व्यवस्था, लोगों के लिए एक कह सकते हैं सुविधापूर्ण माहौल तैयार करना, तो वो सारी चीजों की तैयारी से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके उस जगह को प्राण प्रतिष्ठित करें, उसको अपनी आत्मा दें। और उसके लिए एक बहुत प्यारा दिन मैंने चुना है, वो है 8 सितंबर। 8 सितंबर ओशो के पिताजी जो थे वो निर्माण को उपलब्ध हुए थे, तो उसकी वजह से भी 8 सितंबर एक अच्छा दिन माना जाता है। साथ साथ मैं भी इस पृथ्वी पे आया था, तो इसलिए मेरे लिए तो ये और एक खास दिन हो जाता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे लिए आप लोग गिफ्ट ला सको और थोड़ा वहाँ केक की व्यवस्था कर सको, ये मैं थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ, कोई बात नहीं है। तो फिलहाल 8 सितंबर का दिन जो है मैं मानता हूँ, और ये 8 सितंबर का दिन एक अर्थों में और कीमती है कि आज से मतलब 8 सितंबर वाले दिन ही पिछले साल हम लोगों ने सखा वेलनेस का जो है आरंभ किया था। और सखा जो वेलनेस ने इतने सारी जो है माइलस्टोन पार किए हैं एक साल के अंदर, जिसको शायद कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर अपनी पूरी जिंदगी में कह सकते हैं कि कई सालों में इतने माइलस्टोन जो है वो मतलब पार करता है, और उसकी भी चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कई लोगों की एक सोच होती है, वो कहते हैं कि यार सखा वेलनेस का आपने काम किया, अब आप ये कर रहे हो, क्या आप काम बदलते रहते हो? नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये एक ड्रीम है, ये एक खुली आंखों से देखा गया एक विजन है जिसको पूरा किया जा रहा है। और इसमें सखा वेलनेस का एक बहुत बड़ा हाथ है, और वो हाथ ये है ये भी आपको बता देना चाहूंगा, वो हाथ ये है, ज्यादातर आश्रम जब बनते हैं तो या तो कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति लगा के उसको बनाता है। तो जब कोई अपनी संपत्ति लगा के, अपना धन लगा के बनाता है, तो निश्चित ही वो धन उसका खुद का होता है, जिस पे उसके या तो पिता का अधिकार होता है, या पत्नी का होता है, या पुत्रों का होता है। और कहीं ना कहीं फिर पत्नी, पिता या पुत्र रुकावट डालते हैं, आपको बाध्य करते हैं कि इस काम को ना करें, और यदि करें तो उस कार्य से आपको आय की उम्मीदें होनी चाहिए ताकि उससे उनकी आगे की इच्छाएं पूर्ति हो। तो कुल मिला के बात यह है कि मेरे ऊपर इस तरीके का कोई बर्डन नहीं है। सखा वेलनेस का इसमें बहुत सहयोग रहा है, और मुझे किसी प्रकार से इसके लिए ना तो मेरे पिता की संपत्ति को बेचने की जरूरत पड़ी, ना ही किसी प्रकार से हमने अभी तक, कम से कम आज के दिन तक, सखा वेलनेस का ही सहयोग है। और आश्रम के इस कार्य के लिए, रजनीशपुरम के लिए, दूसरी चीज जो होती है कि दूसरों से जब हम सहयोग लेते हैं, जब हम उसमें आश्रम में कहें कि बहुत लोग सहयोग दें, अच्छी बात होती है, सहयोग लोग करें, और मैं भी चाहूंगा कि मुझे लोग सहयोग करें, लेकिन उस सहयोग को करने में एक अपेक्षा बहुत बड़ी होती है, और वो होती है लोगों के ईगो के सेटिस्फाई करने की। मैं थोड़ा सा इस मामले में अपने आप को असमर्थ पाता हूं। तो सखा वेलनेस ने हमें इन दोनों चीजों से अभी तक रक्षा की है। आगे के समय में जो व्यक्ति भी सहयोग करना चाहे उसके लिए बिल्कुल खुला निमंत्रण है कि वो सहयोग करे, लेकिन समर्पण के साथ।
वो सहयोग करे तो मैं उस धन का सहयोग करे तो वो झुक के सहयोग करे, थैंक यू उसकी तरफ से आए कि उसके सहयोग को रजनीशपुरम स्वीकार रहा है, ना कि ये कि मैं उसको थैंक यू करूं कि आपने मुझे सपोर्ट किया। ना, मैं थैंक यू नहीं करूंगा, मैं थोड़ा कम बना लूंगा, थोड़ी देर से बना लूंगा, लेकिन ये सब नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसकी उम्मीद में कोई भी सहयोग मुझे ना करे। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो सखा वेलनेस का ही सारा कुछ है। खेल तो सखा वेलनेस ना बंद हुआ है ना बंद होगा। परमात्मा का एक सबसे बड़ा मेरे जीवन में आशीर्वाद है सखा वेलनेस, तो निश्चित ही ये तो अब जाने वाला नहीं है। तो उसकी तो जिनको ऐसी उम्मीदें हैं कि चला जाएगा वो भी थोड़े से निराश हो लें, बाकी लोगों के लिए तो खैर ये एक प्रेरणा स्रोत का काम करेगा और बहुत सी नवीन चीजें इसमें आगे देंगे। खैर, तो अब ये पहला काम तो मैंने अपने बर्थडे का प्रचार कर दिया, केक वगैरह का, दूसरा सखा वेलनेस का भी प्रचार कर दिया। 2 काम तो मैंने देखो इसमें निपटा लिए। तो आप लोग ये कमेंट करो, इससे अच्छा मैं ही कर दे रहा। तो फिलहाल बात ये बोलनी जरूरी थी। तो 8 सितंबर के संबंध में कुछ प्रश्न आए हैं, आश्रम रजनीशपुरम से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो एक एक करके उन प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके उत्तर देते चलेंगे। मेरा वीडियो शॉर्ट में नहीं होगा, जो शॉर्ट में चाहते हैं वो शॉर्ट से निकल लें, बहुत जल्दी ही उनको कुछ नहीं मिलने वाला। थोड़ा बहुत लंबा हो, झेलने की जिनमें सामर्थ्य हो उन्हीं का जीवन आनंद से भरता है। शॉर्ट फिल्में ज्योतिष के अनुसार आपका बुद्ध खराब करती हैं। बुद्ध का लेना देना बुद्धि से है। जो शॉर्ट देखते हैं, जो शॉर्ट मूवीज देखते हैं, उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। इसलिए पूरी मूवी देखें, लंबी मूवी देखें, अच्छी मूवी देखें। खैर, सखा ये जगह कहाँ है, कहाँ हो रहा है ये निर्माण? तो बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। ये जगह हमारे देश में ही है और यूपी में है, और यूपी का एक जिला है सहारनपुर। सहारनपुर से जो मेन सिटी है वहां से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह है जहां इसका निर्माण हो रहा है। फिर दूसरा है, क्या 8 सितंबर को जिन्हें आना है क्या उन्हें पहले से इसकी सूचना देनी होगी या सीधे बिना बताए सूचित किए आ सकते हैं, बिना सूचित किए? तो देखो मित्र, मैं एक बात कह दूं कि आने को बिना सूचित किए भी आ सकते हैं, और बहुत सारे सन्यासी तो उस इलाके के जो है वो इकट्ठे होंगे। 100-200 लोग तो वैसे ही वहां पे इकट्ठे होंगे। और हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग हैं जो बहुत बाहर से आना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो 8 सितंबर का प्रोग्राम है, इसमें हमें उस जगह पे अपनी आत्मा देनी है। तो सन्यासियों का आना, उनका नाचना, उनकी खुशी, उनकी हंसी, उनका तर्क, उनका उस आश्रम के लिए कुछ समझाना, उस आश्रम के लिए कुछ सहयोग करना, वहां एक फावड़ा चलाना, वहां एक ठुमका लगाना, ये सब चीजें वो होंगी जो इस आश्रम को आत्मा बनाएंगी। तो 8 सितंबर को इसके लिए मैं आपको वहां निमंत्रित कर रहा हूं, और ये 1 दिवसीय ही कार्यक्रम होगा। सुबह शुरू हो जाएगा, सुबह से लोग होंगे वहां पे और शाम को समाप्ति की ओर होगा। बाहर से आने वाले यदि कोई सन्यासी हैं, कुछ होते हैं, तो अभी क्योंकि आश्रम का निर्माण ही हो रहा है तो उनके रुकने की व्यवस्था गांव में की गई है। तो वहां पे सन्यासी बहुत सारे हैं और वो वहां पे रुक सकते हैं। उन सन्यासियों ने अपने हृदय खोले हैं, अपने घर के दरवाजे खोले हैं। यदि 8 सितंबर को आप वहां आते हैं तो आपके रुकने की, भोजन की व्यवस्था उन सन्यासियों की तरफ से मित्रवत की जाएगी। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क इत्यादि नहीं है। आप आ सकते हैं, बिना बताए आ सकते हैं, लेकिन अगर बता के आएंगे तो आपके लिए थोड़ी सी सुविधा होगी, और जो सन्यासी इस व्यवस्था में लगे हैं उनको भी थोड़ी सुविधा होगी। दूसरा है, क्या 8 सितंबर को दूसरा है, नजदीकी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से आश्रम का कोई रास्ता, और क्या आश्रम तक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाता है, इन सब की जानकारी भी दें। और सभी को क्या कोई ड्रेस कोड भी अरेंज करना होगा या कुछ भी पहन के आ सकते हैं? देखिए, इस संबंध में मैं थोड़ी सी बातें आपको बता दूं। पहली बात तो यह है कि वहां का रेलवे स्टेशन, जैसे मैंने बता दिया, सहारनपुर का है। वहां के लिए बसें उपलब्ध होती हैं। सहारनपुर से ये जो है बेहट रोड पे जगह पड़ती है। बेहट मेन रोड जो है जा रही है उससे 1 किलोमीटर अंदर, तो वहां के लिए कन्वेंस उपलब्ध हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक नंबर दे दे रहा हूँ, इस नंबर को आप सब नोट कर लें। और ये नंबर वो नंबर है जिसके माध्यम से आप वहां के संबंध में सभी जानकारी ले सकते हैं। पहुंचने संबंधी, रास्ते के संबंधी,
वो उसी गांव में एक लड़का है, उसका ही नंबर मैं आपको दे रहा हूं। आप सब नंबर नोट कर सकते हैं, उसके बाद मैं अपनी और बातें करूंगा। सबसे पहले जिसका ये नंबर है उसका नाम है रजनीश। क्या खूबसूरत बात है कि रजनीशपुरम का निर्माण जो हो रहा है उसमें एक लड़के की बहुत अच्छी भूमिका है जिसका नाम खुद भी रजनीश है। सन्यासी है और उसने सन 2009 में मेरे माध्यम से कह रहा हूँ, मैं कोई किसी का गुरु नहीं, लेकिन मेरे माध्यम से वो जो है सन्यास की तरफ बढ़ा और इस समय वो सखा परिवार का एक सदस्य भी है और बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाता है। तो उसका नंबर मैं दे रहा हूं, नंबर है 9149158339। फिर से सुन लें, 9149158339। ये रजनीश का नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके वहां से जाने संबंधित जानकारियां ले सकते हैं। वो आपको हर छोटे बड़े अच्छे बुरे कन्वेंस से परिचित करा देगा क्योंकि वो उसी गांव में पैदा हुआ है। तो ये आपको जानकारी है। रही बात ड्रेस कोड की, ड्रेस कोड के संबंध में मैं बता देना चाहता हूं। देखो, ओशो की देशना में ज्यादातर लोग ड्रेस कोड को समझते हैं कि ड्रेस कोड मैरून, ये निश्चित ही मैरून ड्रेस कोड है और बहुत अच्छा है, लेकिन 2 ड्रेस कोड इसमें और शामिल हैं, उसके संबंध में भी बात करते हैं, बल्कि 3 ड्रेस कोड और भी शामिल हैं और वो सब ड्रेस कोड जो हैं वो संन्यास का पार्ट हैं और कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके की चीजों को इंगित करते हैं। तो पहले मैं बता देता हूं कि आप चाहें तो भगवा कलर भी पहन के आ सकते हैं, भगवा कलर के वस्त्र हो पूरे तो वो भी बेहतर होगा। इसके अलावा आप मैरून वस्त्र पहन के आ सकते हैं। मैं वस्त्र बोल रहा हूँ, गाउन जरूरी नहीं है, आप इसको ट्रैक सूट भी पहन के आ सकते हैं। आप इसमें कुछ भी एक कलर ये रहे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आप मैरून पहन के आ सकते हैं, भगवा पहन के आ सकते हैं, ब्लैक पहन के आ सकते हैं। ब्लैक कलर भी इसमें अलाउड है, उसके माने धीरे धीरे हम आपको बाद में बताएंगे। एक कलर और होता है व्हाइट, लेकिन वो केवल शाम के वक्त ओशो ने 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करने के लिए अनुमति दी थी, तो इसलिए मैं कहूंगा कि वो है कलर, लेकिन उस कलर के साथ आप जो है दिन में उपयोग ना करें। वो केवल व्हाइट रोब के वक्त या संन्यास दीक्षा जब होती है उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 4 कलर हैं जिनको आगे भी ओशो आश्रम में अनुमति रहेगी। इस तरीके के 4 वस्त्रों का आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीज है, तो मैंने आपको बता दिया कलर्स का। एक ने पूछा है कि रजनीशपुरम का प्रारूप क्या होगा। अब देखो, कई बार क्या है, एक छोटी सी चीज पूछी जाती है और लेकिन वो इतनी विराट होती है, जैसे कोई ये जीवन का उद्देश्य क्या है। अब जीवन एक बहुत बड़ी चीज है, इसका कोई एक उद्देश्य नहीं हो सकता, ये बहुउद्देशीय चीज है। जीवन में उद्देश्य क्षण क्षण बदलते हैं, क्षण क्षण नवीनता प्रदान होती है, क्षण क्षण अनुभव से आते हैं। कुछ उद्देश्य खो जाते हैं बीच में, कुछ उद्देश्य पूरे जीवन के हो जाते हैं, लेकिन जीवन में जीवन ही उद्देश्य होता है। रजनीशपुरम में जो सबसे बड़ा रजनीशपुरम का एक तरीके से प्रारूप है, वहां का उद्देश्य है, वो ये है कि एक ऐसे केंद्र का निर्माण करना जो लोगों को जीना सिखा सके। लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक शब्दों में बात, आध्यात्मिक व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, इसके 3 स्वरूप हैं। संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। अब ये 3 मैंने सीक्वेंस तोड़ दिया, कहीं कुछ बोला, लेकिन उसका कारण है। सबसे पहले वो लोग हैं जिन्हें एक समूह की जरूरत पड़ती है ऐसे, जिसमें वो जाके समझ सकें कि धर्म क्या, कैसे जीना है। इसलिए संगम शरणम गच्छामि को मैंने पहले बोला। तो संघ की जरूरत पड़ती है। तो सखा, ये एक जो परिवार है, इसने अपने बहुत सारे कलर को जिया है। मेरे साथ सखा परिवार ने बहुत कुछ देखा है। तो रजनीशपुरम में उन अनुभवों का भी उपयोग करेंगे कि कैसे जिया जाता है, कैसे कार्य किया जाता है, कैसे जीवन को आनंदित बनाया जाता है, कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, कैसे हम तर्क कर सकते हैं, कितना हम तर्कों के बाद भी प्रेम कर सकते हैं। तो रजनीशपुरम में एक ऐसे सन्यासियों की भीड़ होने वाली है
जो आपको जीवन के उस आयाम से परिचित कराएंगे जिसमें से आप किस आयाम में चलना चाहते हैं उसका आप चुनाव कर सकें। तो सबसे पहले है संगम शरणम गच्छामि, एक ऐसा संघ जहां बहुत सारे लोग विभिन्न आयामों के अपनी अपनी यात्रा करेंगे और एक छत के नीचे करेंगे। दूसरा है धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाना। जब आप संघ में चुनाव कर लेते हैं कि हमें अब ये रास्ता चुनना है, हमें इस संघ में ये व्यक्ति अच्छा लगता है, इसकी देशना अच्छी लगती है, इसका जीवन अच्छा लगता है, इसकी शैली अच्छी लगती है, तो वहां से पता लगता है कि आपने धर्म के किस मार्ग का चुनाव किया। तो धर्म की शरण में जाना ये वहां का एक दूसरा प्रारूप होगा कि आप चुनाव कर सकें कि हमें इतना सब देखने के बाद अब हमने फाइनल किया है कि मेरा स्वभाव इस रास्ते के लिए बना है और उसी रास्ते पे मुझे चलना है। फिर तीसरी एक बहुत कीमती चीज है और वो बहुत अद्भुत होने वाली है। शायद रजनीशपुरम में भी उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। यहां एक ऐसी सोच मेरी बनती है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये मेरी सोच बनती है, हो सकता है मेरी सोच से बहुत परिचित ना हूं, लेकिन चिंतन किया जा सकता है। तीसरी सोच है जब मैंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाना, तो भगवान बुद्ध की बात नहीं की। मैंने बुद्ध की बात की कि किसी भी संघ में कुछ लोग होते हैं जिनके इंटेलेक्चुअल लेवल जो है ऐसी ऊंचाई छूने लगता है जिसपे वो बहुत लोगों को बुद्ध नजर आने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ये कहना बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। फिर लोग पूछेंगे आप बताएं बुद्ध कौन हो सकता है, वो बुद्ध दूसरों की नजर में बुद्ध हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी संघ में ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ऊंचा चला जाता है और वो फिर किसी को बुद्ध नजर आने लगते हैं। जिसको वो बुद्ध मानने लगे, वहां रहने वाले फिर व्यक्तियों को अगर कोई व्यक्ति बुद्ध नजर आने लगे तो वो व्यक्ति उसकी शरण में जा सकता है, उससे राय ले सकता है, उससे पूछ सकता है और अपनी यात्रा को एक नया आयाम दे सकता है। ये एक ऐसी सोच है जो दुनिया के किसी भी आश्रम में इंप्लीमेंट नहीं होती। ये बिल्कुल अद्भुत सोच है। रजनीशपुरम में ये भी होगा, इसीलिए मैंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि का एक नया अर्थ मैं आपको दे रहा हूं। और फिर जो इन सब से पार निकल जाएगा वो या तो आश्रम में डूब जाएगा या फिर आश्रम से भाग जाएगा। और ये भाग जाएगा शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि जब कभी ऐसा हो कि आगे चल के आश्रम से कुछ लोग भाग जाएं, तो वो जो अपने आप को बुद्ध घोषित करते हैं उसमें उनको सहयोग प्रदान हो जाए। मैंने उन पे एक छोटी सी करुणा दिखाई है कि वो लोग भी अपनी यात्रा को अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकें। तो ये चीज जो है मैंने कही, जो पार चले जाएंगे, इन तीनों के पार चले जाएंगे, जिन्हें संघ की जरूरत नहीं रह जाएगी, जिन्हें जो है धर्म की जरूरत नहीं रह जाएगी, जिन्हें बुद्ध की जरूरत नहीं रह जाएगी, तो वो तो फिर समझो किसी और लेवल पे चले गए। वो परमात्मा के प्यारे हैं, वो अपनी यात्रा अलग ढंग से जारी रखेंगे। सखा, आप अपने नाम से आश्रम क्यों नहीं बना रहे? अभी भी नाम का झंझट करो। अच्छा, मैं अपना नाम रजनीश रख लूं तो क्या कहोगे कि मेरे नाम से आश्रम बनने लगा? सखा भी मेरा नाम कहां? कोई कहेगा शशांक आश्रम रख ले, तो शशांक भी मेरा नाम कहां? ये सारे नाम जो है ना, ये सब व्यर्थ हैं, बकवास हैं। आप विजन देखो, आप ये विजन देखो कि ये विजन कहां से आता है। तो मेरे नाम की मुझे कोई जरूरत नहीं। ओशो लोग करते थे, मैंने फिर इसलिए वो सोच के मैंने कहा चलो रजनीशपुरम कर देते हैं, थोड़ा रिवर्स मारते हैं। तो ये रजनीशपुरम जो है वो नाम है, आप इसमें काम देखें, नाम ना देखें। एक प्रश्न है रजनीशपुरम ही क्यों? और एक बात कि जो आपके सन्यासी समर्थक में नहीं है, बहुत से सन्यासी और आपका घोर विरोध भी करते हैं, पहले भी विरोध हुआ है,
फिर भी आप रजनीशपुरम फिर वही कार्य करने लगे जैसे कार्य आप कुछ भी करते हैं। मतलब ये प्रश्न ये है कि जब भी आप कुछ ओशो का कार्य करते हैं, ओशो सन्यासी आपके विरोध में आते हैं, फिर भी आप ओशो सन्यासियों के लिए ये कार्य करने का या ओशो के कार्य करने की क्यों बात करते हैं? असल में मैं दुश्मनी थोड़े अलग ढंग से निभाता हूं। मेरी दुश्मनी निभाने का ढंग है कि मैं तुम्हारे मुंह से जब तक अपनी तारीफ ना निकलवा लूं तब तक मैं दुश्मनी तुमसे बनाए रखूं। तो क्या होता है कि जो मेरे विरोधी रहे हैं वो यार विरोध उन्होंने किया, उनकी समझ है, मैं उनको सही और गलत क्या कहूं, लेकिन उन्होंने जो विरोध किया और उसके बाद अगर मैं वो काम करना बंद कर दूं तो वो मेरे को भूल जाएंगे और मैं उन्हें भूलने नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं वो मुझे याद रखें और तब तक याद रखें जब तक या तो वो मेरे मित्र ना हो जाएं और या मुझे विरोध करने के बाद भी मेरी तारीफ करना ना शुरू कर दें। बहुत से लोगों को आप देखते होंगे जो मेरा विरोध करते हैं, वो ये कहते हैं, इस तरीके से विरोध करते हैं कि यार इस आदमी में ये बात ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी यार है तो हिम्मत। बस 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 यही चाहिए था, इतना ही काफी है। बस इतना सुनने के लिए मैं ये करता रहता हूं। ये थोड़ी सी अलग ढंग की बात है कि जख्मों को करोदते रहना चाहिए, क्योंकि जख्मों को करोदने से आपको जो है प्रेरणा मिलती रहती है। निश्चित ही मैं कहूंगा कि मेरे अथक प्रयासों के बाद भी लोग मुझे सुनने समझने को तैयार नहीं ऐसे होते, और खास तौर पे ओशो सन्यासी। तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो सही है मैं गलत हूं, या मैं सही हूं वो गलत है। उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि मैं अपनी नजर में कहूं तो मैंने ओशो के सभी आयामों को जिया है और समझा है, और कुछ लोग कुछ ही आयामों को ओशो मान लेते हैं। ओशो बहुत बड़े आयाम की बात है। अगर कभी समझ सकेंगे लोग तो समझ में आएगा उन्हें कि ओशो के बहुआयामी व्यक्तित्व में एक व्यक्तित्व ऐसा भी है जो अगर ना हो तो वो ओशो के बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी नहीं हो सकता, और वो आयाम है कंट्रोवर्शियल, वो आयाम है विद्रोही, वो आयाम है ना समझ में आने वाला, वो आयाम है आकर्षित करने वाला, जलन से भरने वाला, वो आयाम है कि जिसका विरोध करे बगैर उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये कुछ बातें हैं जो ओशो के बहुआयामी जो उनका व्यक्तित्व था उसमें शामिल है। तो हम आप सोच के बताना कि ये सब बातें मेरे अंदर हैं या नहीं है, और फिर जो मेरा विरोध करते हैं उनके जीवन में झांक के देखना और बताना क्या उनके जीवन में कंट्रोवर्सी, विद्रोही, साहसी, निरंतर लड़ने वाले, जगत के लिए कुछ करने वाले, तर्क से भरपूर, क्या उनके अंदर ऐसी क्षमताएं हैं या नहीं। बस आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जबकि मेरा ये व्यक्तित्व भी फिर से कंट्रोवर्सी पैदा करता है ओशो सन्यासियों के बीच। लेकिन यार एक बात बताओ, ओशो सन्यासी अगर पूरी पृथ्वी पे 20-50 लाख 1 करोड़ हो तो क्या मैंने ठेका ले रखा है कि मैं इन्हीं को राजी करके रहूंगा? अरे भाई, ये रजनीशपुरम इसलिए बन रहा है कि बचे हुए जो लोग हैं जो ओशो सन्यासी नहीं हुए हैं उनको ओशो सन्यासी बनाया जा सके, ना कि जो ओशो सन्यासी हैं उनको खुद से परिचित कराया जा सके। जितने मेरे विरोध करते वो मुझसे परिचित हो गए, अब जो मुझे जानते भी नहीं उनकी बारी। हाँ, ये जरूर है कि वो मुझे जाने, इसके लिए जरूरी है उन्हीं ओशो सन्यासियों को फिर से थोड़ा आंदोलित करना जो मेरे विरोध में रहे हैं, ताकि वही मेरा प्रचार फिर उन लोगों में करें। अभी देखना कमेंट शुरू हो जाएगा, अभी तुम देखना एक ऐसी चीज शुरू होगी कि मैंने जब
कभी ऐसा बोल दिया है जो ओशो की देशना के विरोध जाता है, उसके वीडियो कट करके रील्स बन बन के पड़ेंगे। अभी मार्केट में ऐसा शुरू होने वाला है, और असल में ये मैं प्रेरणा दे रहा हूं लोगों को रील बनाने के लिए मेरी। तो वो बनाएं, मुझ पर काम करें, क्योंकि जब वो मुझ पर रील बनाएंगे तो वो ढूंढेंगे मेरे पूरे प्रवचन में कि कहाँ पे मैंने विरोधी बातें कही, और फिर वो उसको डालेंगे। और जब वो डाला करेंगे तो उसी प्रवचन को हम उठा के लोगों को बताया करेंगे कि उनकी रील के नीचे अपना वो कमेंट्स डाल दिया करेंगे कि पूरा प्रवचन देखें। तो बस ऐसे काम होता है बस। तो एक तरीके से ये मतलब सोशल मीडिया पे काम करने का ढंग है बस, और कोई ज्यादा बात नहीं। एक ने पूछा है रजनीशपुरम की लोकेशन बताने की कृपा करें, इसकी गतिविधियों के बारे में बताने की कृपा करें। स्वामी राकेश सत्यार्थी। तो देखिए लोकेशन तो मैंने नंबर दे दिया है, वहां आप देख लीजिएगा। इसकी गतिविधियों के बारे में बात यह है कि इसी संबंध में चर्चा होंगी, गतिविधियां कैसी क्या होंगी, तो इसके संबंध में चर्चा के लिए हम लोग जो हैं 8 सितंबर को मिल रहे हैं। और 8 सितंबर को जो चर्चाएं होंगी उसकी जो रिकॉर्डिंग्स होंगी आप तक पहुंचा दी जाएंगी। समय समय पे उनकी गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा। अभी पहली गतिविधि है 8 सितंबर। 8 सितंबर को सन्यासी वहां इकट्ठे होंगे और वहां से कुछ आगे की गतिविधियां निकलेंगी। तो ये चीज है। नए रजनीशपुरम का कंसेप्ट क्या है, पुराने रजनीशपुरम जैसा होगा या कुछ भिन्न होगा। देखो रजनीशपुरम ना पुराना होता ना नया होता। रजनीशपुरम जो भी होता है वर्तमान में होता है, और वर्तमान में देश काल परिस्थिति कानून और सब उन चीजों का ख्याल रखा जाएगा जिसके लिए एक आश्रम को समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। तो रजनीशपुरम जो है वो वर्तमान में होगा, वर्तमान में उसके रूप आपको देखने को मिलेंगे। क्या रजनीशपुरम में सखा वेलनेस की स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। देखो सच बात तो यह है कि खर्चा तो चलाना ही है, तो उसके लिए व्यवस्था तो की जाएगी। हाँ, सखा वेलनेस का एक रजनीशपुरम में एक पार्ट डाला जाएगा जहां पे लोग, क्योंकि अब देखो मैं अपना वक्त अगर वहां दूंगा, ज्यादा वक्त वहां रहूंगा, तो निश्चित ही लोग जो आएंगे स्वास्थ्य के लिए तो सब, तो उनके लिए वहां एक व्यवस्था की जा सकती है। उसके संबंध में विचार चल रहा है कि कैसे किया जाए, या रजनीशपुरम जो है उसकी बाउंड्री छोड़ के उसके पड़ोस में कोई लेके जगह बना ली जाए, ताकि किसी को ये भी ना लगे उससे डिस्टर्ब कर रहे हैं और मैं अपना काम भी कर लूँ। और अगर सब कुछ सही रहा तो उसके बीच में भी हो सकती है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। दोनों तरीके की सोच अभी चल रही है, आगे देखते हैं कैसे क्या संभव। क्या रजनीशपुरम में जैसे अब तक शिविर होते आए हैं वैसे ही शिविर संचालन भी होंगे। हाँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इस रजनीशपुरम में शिविर भी होंगे, शिविरों के नए प्रारूप भी तैयार होंगे, जिसमें सभी शिविर जो हैं ओशो की देशना पे, ओशो की ध्यान विधियों पे आधारित होंगे। और ऐसा कोई भी शिविर जो ओशो की ध्यान विधियों पे पूरा आधारित होगा मैं नहीं लूंगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं कुछ करने बैठूंगा तो कुछ तो नया बोल ही जाऊंगा, फिर कंट्रोवर्सी आप लोग करोगे, तो इससे अच्छा ठीक है मैं लेता ही नहीं यार। और इस रजनीशपुरम में जितने भी लोग इस समय पूरे, ये सबसे कीमती बात है और सभी लोग सुन लें और संपर्क करना शुरू कर दें। जितने भी लोग इस समय पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में हैं, जो युवा हैं, लड़की हैं, लड़का हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, बूढ़ियां हैं, या पैदा नहीं हुए हैं वो भी, जो गर्भ में है वो भी सुन लें अपनी माओ के माध्यम से, कि यदि उनके अंदर कोई ऐसा गुण उन्हें प्रतीत होता है कि उन्हें लगता है कि उनके अंदर ऐसी समझ है जिसको वो रजनीश की देशना में पिरोते हुए दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, एक नए ढंग से ओशो के और रजनीश के कार्य को जो है वो दुनिया को देना चाहते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को ये जो रजनीशपुरम पूरा सहयोग करेगा। यहाँ पे सभी तरीके की ध्यान विधियों पे काम होगा, गंभीरता के साथ काम होगा, कुछ नए उपकरणों के साथ काम होगा, प्रमाणिक ढंग से होगा। और साथ साथ एक चीज ऐसी होगी कि यहाँ पे रजनीशपुरम में कुछ ऐसा भी करने की व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति नया आता है, उसे नहीं मालूम कि किस ढंग से हमें क्या करना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, तो जो वहां पे कुछ लोग ऐसे उपस्थित होंगे जो उसका एनालिसिस करके, उसको समझ के, जान के बता सकें कि आपको इस वक्त की स्थिति में इस ध्यान की आवश्यकता है, आप इस ध्यान प्रयोग को करिए, और उन सब के लिए वहां पे व्यवस्थाएं होंगी। तो कुल मिला के इतने ही प्रश्न थे, इसके मैंने उत्तर दिए। एक हाँ, 2 प्रश्न और रह गए हैं। आपने कहा ध्यान निरर्थक है, तो क्या आश्रम में ध्यान कराया जाएगा। बिल्कुल, मैंने कहा ध्यान निरर्थक है, ये मैंने अपने लिए कहा,
मेरे लिए निरर्थक सिद्ध हो गया। लेकिन ये निरर्थक सिद्ध ऐसे थोड़ी ना हुआ कि मैंने किया ही नहीं, मैंने किया। मैंने नींबू को निचोड़ा, नींबू के रस से मैंने शिकंजी पी ली, अब शिकल निरर्थक हो गया। ध्यान की सार्थकता है वो आनंद के रूप में आपके अंदर रह जाती है, और ध्यान की विधियां व्यर्थ हैं, वो नींबू के छिक्कल की तरह छूट जाती हैं। जो मैं कहता हूं ध्यान व्यर्थ है, तो मैं विधियों की बात करता हूं, और विधियों से जो मिलता है वो आनंद है, और वो आनंद व्यर्थ नहीं है। तो निश्चित ही व्यर्थता जो है वो गिर जाए, सार्थकता रह जाए। और ये आपके साथ भी होगा। यदि आप पूरी तन्मयता के साथ उतरेंगे तो एक दिन आप पाएंगे कि सार सार पास रहा और व्यर्थ जो है वो आपका चला गया। तो व्यर्थ जो है वो विधियां होती हैं जिनको लोग पकड़े बैठे रहते हैं, और सार्थकता होती है उन विधियों के अंदर। अब जब ये दो कंट्रोवर्शियल है, मैं कहूं विधि व्यर्थ है, अब आपको उसी विधि को करने को कह रहे हो, विधि करके जो मिला है वो है सार्थक। जैसे आपने खाना खाया तो उसमें आपको जो मिलने चाहिए थे, है ना, जो आपको प्रोटीन, जो आपको कैल्शियम, जो आपको और न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए थे, वो आपके बॉडी में रह गए और व्यर्थ आपका निकल गया। तो कोई शरीर से पूछेगा कि भाई जिसको खाया था उसी को व्यर्थ निकाल के तुम उसको पलट के भी नहीं देख रहे बल्कि नाक बंद कर रहे हो। शरीर कहता नहीं, मैंने उसमें से न्यूट्रिशंस ले लिए, व्यर्थ फेंक दिया। तो मेरे लिए हाँ व्यर्थ था, जो चीज मैंने फेंक दी, सार्थक मैंने रख लिया, वही सार्थक आपको दिख रहा है इस समय। एक है सखा, आपने उस गांव का चुनाव ही क्यों किया जहां आपके विरोधी भी हैं। देखो अब ना ऐसे प्रश्न जरूर लोग करते हैं जिससे हमारा धंधा खराब हो, लेकिन सुनो दोस्त, बहुत जरूरी है। असल में मैंने इसीलिए उस गांव का चुनाव किया कि वहां पे मेरा विरोध भी हुआ, लेकिन वहां विरोध के पीछे बहुत से कारण थे। आप उन कारणों को भी तो जानना चाहोगे, सुन लो। पहला कारण, ओशो आश्रम में, जिनका वो आश्रम था, सबसे पहला कारण वही थे कि वो खुद ध्यान करते नहीं थे और उनके मोबाइल की घंटियां अक्सर बज जाती थी ध्यान के बीच में। ध्यान चल रहा, वो बैठे हैं मोबाइल, तो मैंने 2-3 बार तो उनको ही बाहर जाने को कह दिया कि भाई आप आश्रम से बाहर जाइए, आप यहां आते क्यों। कितना बड़ा कारण है ना। विरोध के कारण पहले जान लो। दूसरा कारण, वहां 2-3 सन्यासिनी मेरे साथ रहती थी, एक ही कमरा था, बिस्तर भी एक ही था। सोचो कितना बड़ा खतरनाक कारण। तीसरा कारण, ओशो के ध्यान विधियां कराते कराते कुछ विधियां मैं अपनी भी करा लेता था, कुछ नए विधियों पे भी काम करता था। कितनी खतरनाक बात। ओशो आश्रम में अपनी भी विधियां पेल दी। चौथा कारण, ओशो का फोटो लगा है मंच पे और मैं चप्पल पहन के चढ़ जाता था। ये बात अलग थी कि चप्पल पहन के चढ़ने का कारण किसी के फोटो को बदनाम करना नहीं था। हाँ, वहां करंट आया करता था, तो मैं नहीं चाहता था लोग मुझे, मैं मंच पे बैठा हूं और मैं कुंडली करता हुआ उन्हें नजर आऊं कि कुंडली शुरू हो गई, शिवरिंग। तो कुंडली जागरण का अनुभव नहीं कराना चाहता था अपने शरीर के माध्यम से लोगों को, इसलिए चप्पल पहन के चढ़ता था। वो मैं इसलिए बता दूं कि ये बात थोड़ी सी इसी ढंग की सत्य है। फिलहाल तो सभी चीजें सत्य बता रहा हूं। तो ऐसे ही कुछ कारण थे जिनके कारण मेरा वहां विरोध था। लेकिन आपको पता है, किसी भी गांव में, किसी भी आश्रम में, किसी के भी आश्रम में आप ये करके दिखाओ कि जिसका आश्रम हो उसे निकाल के दिखाओ। आप किसी गांव में रहो और 3-3 महिला मित्र आपके साथ रहें, आपके कमरे में रहें, आपके बिस्तर पे रहें। ओशो की देशना के बीच में, ओशो के शिविरों के बीच में अपने ध्यान प्रयोग करके दिखाएं।
तो हालत ये होगी जिसका आश्रम होगा वो आपको निकाल देगा, उस गांव में लठ लेकर लोग आपको पीटने आ जाएंगे। ओशो के शिविर में आप ये करोगे तो ओशो सन्यासी वहीं आपको पकड़ के मन से नीचे खींच लेंगे। चप्पल पहन के अगर आप ऐसे मंच पे चढ़ोगे तो वही चप्पल आपके सर पे बरसेंगी। तो ये इस तरीके की चीजें जो हैं वो होती परिणाम स्वरूप। तो ये 4 चीजें मेरे विरोध का कारण थी, लेकिन मेरे साथ किसी तरीके की ना किसी ने हिंसा की, ना किसी तरीके का ऐसा दुर्व्यवहार किया जो कि मैं गलत कहूं। हाँ, मुझे समझे नहीं, उन चीजों पे सही से तर्क नहीं किया, इतना जरूर उनका दोष है। मैं इसको उनका भोलापन कहूंगा। तो ये सब चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो गांव सखा को झेल ले गया, उस गांव में ही रजनीशपुरम बन सकता है। रजनीशपुरम के लिए लोगों के पास ऐसी स्वीकृति चाहिए, निकट के लोगों के पास ऐसी स्वीकृति चाहिए जहां पे वो सभी आयामों को स्वीकार करने के लिए तैयार हों, और ना भी तैयार हो तो कम से कम उसका विरोध न करते हो। तो सखा को अगर बर्दाश्त कर लिया है तो फिर तुम समझ जाओ, तुम्हारा स्वीकार तो वहां आलिंगन से होने वाला है। प्रणाम।